हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे थे हम लोग, केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल से, अल्कली से और उसके बाद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग और रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन with PCl5, PCl3 and SOCl2। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जान रहे हैं इन रिएजेंट्स के बारे में, जो कि हमने पढ़ा था हैलोअल्केन्स चैप्टर में, अल्कोहल चैप्टर में, दोनों में, कि ये रिएजेंट बेसिकली क्लोरीनेटिंग एजेंट हैं। क्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब क्लोरीन सप्लाई करने का काम करते हैं। OH ग्रुप के लिए स्पेसिफाइड रिएजेंट है ये सब के सब। अब जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप है, तो यही OH ग्रुप का रिएक्शन होगा इन रिएजेंट से। तो जैसा अल्कोहल में आप पढ़े वही चीज़ को यहाँ रिपीट करना है कि जब ये रिएक्शन करता है PCl5 से तो क्या होता था, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। याद आ रहा होगा, रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। OH ग्रुप मैकेनिज्म इसका नहीं लिख रहे हैं, समझने के लिए केवल ऐसा है PCl5। तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होता था, यहाँ से, तो ये Cl जुड़ गया इसके साथ, ये बन गया POCl3 और ये बन गया HCl। वही यदि PCl3 लेते हैं तो 3 मोल ज़रूरत पड़ता था ऐसे, और यहाँ से फास्फोरस एसिड बनता था, ये Cl बन जाएगा प्लस H3PO3, फास्फोरस एसिड बनता था। वही रिएक्शन SOCl2 के साथ होने पे क्लोरीन तो वहाँ भी आना है, बस साइड प्रोडक्ट अलग होंगे। कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसका रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं तो RC⋯OCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये गैसियस प्रोडक्ट होते थे। तो इन तीनों में प्रोडक्ट का नेचर एक ही है। यहाँ देखो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये तीनों के तीनों एसिड क्लोराइड्स हैं, एसिड क्लोराइड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl5 से हो, PCl3 से हो या फिर SOCl2 से हो, इन सबों के साथ रिएक्शन होने पे प्रोडक्ट सेम ही बनता है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड हम लोग जान रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो इन तीनों रिएजेंट के मदद से जो है यह बन सकता है। पहले यहाँ बता दिए थे कि ये तीनों क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, क्लोरीन देने का काम करते हैं। इतना सा बात को याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होना है। नेक्स्ट एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना हो उस टॉपिक से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिएक्शन विथ अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल के साथ रिएक्शन। तो इसमें है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ। H+ होगा, एसिडिक मीडियम होना है, तो रिएक्शन होकर के बनता है एस्टर और वाटर। या जो एस्टर और वाटर बनता है, ये दोनों आपस में फिर से कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना सकते हैं। इसीलिए यह जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल नेचर का होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल पहले कंबाइन करके एस्टर और वाटर बनाए और ये एस्टर फिर से वाटर से हाइड्रोलाइज होकर के सेम चीज़ बना देगा, रिवर्सिबल नेचर का है।
तो यदि आप चाहते हो कि यह रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, मतलब जो एस्टर बना हुआ वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में ना बदले, तो उसका एक ही उपाय है कि यहाँ जो वाटर बन रहा है उसको आप हटा दो। तो जब वाटर हटा दोगे तो एस्टर का बैक हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा। मतलब इसमें वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होगा वो नहीं, यहीं तक रिएक्शन जो है सो रुक जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड मतलब HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, HNO3 भी है लेकिन वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसलिए उससे परहेज करते हैं हम लोग। टू फॉर्म एस्टर अलॉन्ग विथ वाटर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को जो है हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एस्टरिफिकेशन। और बताया कि रिएक्शन रिवर्सिबल है क्योंकि एस्टर वापस हाइड्रोलाइज कर जाता है इन दोनों में। तो ना हो ऐसा, तो इसका एक ही उपाय है कि जो यहाँ प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन रहा है उस वाटर को जितना जल्दी हो सके वहाँ से हटा दो। तो वाटर जब वहाँ से हट जाएगा उसके बाद वापस एस्टर इसमें बदलेगा नहीं, रिएक्शन कंफर्टेबल होगा, फेवरेबल होगा हम लोग के लिए। ऐसा इक्वेशन लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH, अल्कोहल HOR', प्रोटोनिक एसिड आएगा ऐसा। तो हम कह रहे हैं कि एस्टर बनेगा RCOOR' प्लस वाटर बनेगा H2O। अब इसमें कई प्रश्न हैं, जो सोचोगे तो समझ में आएगा और नहीं तो फिर इसमें कुछ देखने लायक बात ही नहीं है। प्रश्न क्या है तो ज़रा समझोगे। H2O जो बना है वो हम लोग जान रहे हैं कि H2O कॉम्बिनेशन है H और OH का, H2O। अब यहाँ देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में H है, OH भी है, अल्कोहल में H है, OH भी है। तो बात यहाँ आता है कि अब कौन H देगा कौन OH देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड HEOH देगा या अल्कोहल H कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा। तो बेसिक सा बात यदि जान रहे और वहाँ से सोचोगे तो साफ समझ में आ जाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है तो दोनों एसिडिक नेचर के सब्सटेंस, लेकिन ऑलरेडी हमने डील किया हुआ है पहले कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल की तुलना में। तो यदि कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो इससे ऑब्वियस बात है कि वह हाइड्रोजन देगा। यदि कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वह हाइड्रोजन देगा H+ के रूप में, और यदि यह हाइड्रोजन देगा तो फिर OH देगा। माने एक्सपेक्टेशन हम लोग का तो यही है कि दोनों एसिडिक नेचर के हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, सो इट हैज़ टू गिव H+ एंड टू फॉर्म एस्टर। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि अल्कोहल देता है H, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है OH। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, बिल्कुल भी नहीं है, तो यही। लेकिन फिर ही H ना दे करके OH क्यों दिया, ये मैकेनिज्म से भी पता चलेगा। आप बोलोगे एक्सपेरिमेंटली इस बात को कैसे स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंटली कैसे स्टडी किया गया? तो यहाँ जो अल्कोहल था ना उसमें जो ऑक्सीजन था वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया गया। ऑक्सीजन का आइसोटोप, एक का मास 16, फिर 17, 18, 16, 18 वाला ज़्यादा कॉमन है। तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसका मास 16 होता है, लेकिन अल्कोहल में क्या किया गया कि वो 18 लिया गया। तो वो 18 वाला अल्कोहल लेने के बाद देखा गया कि जो एस्टर बन रहा है उसमें वो 18 रिटेन कर जा रहा है। तो यदि एस्टर में वो 18 रिटेन कर जा रहा है और वो 80 था अल्कोहल वाला, तो इसका मतलब कि अल्कोहल का ऑक्सीजन एस्टर में है। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीजन एस्टर में है तो ऑब्वियसली दिया क्या होगा H, और जब EH दिया तो ऑब्वियसली OH दिया होगा, तो H2O। तो इस आइसोटोपिक स्टडी के आधार पे जो है साफ पता चल जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा, अल्कोहल H देगा, और तब जाकर के फॉर्मेशन होगा किसका, एस्टर का। ये हम बताएं कि ऐसे पता किया गया। अब ऐसा हुआ क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों दिया OH और ये क्यों दिया H, वो अभी मैकेनिज्म से हम लोग समझने वाले हैं। फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एस्टरिफिकेशन क्या है, फिर एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बनाएगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो क्या किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट में जो वाटर बन रहा है उसको हटाया जा सकता है वहाँ से।
दूसरा कि एस्टर के दरमियान जो H2O बनता है, एस्टरिफिकेशन के दरमियान वो H2O में ऑक्सीजन किसका होता है, अल्कोहल का होता है या कार्बोक्सिलिक का होता है। तो एस्टर में होता है अल्कोहल का, वाटर में होता है किसका, कार्बोक्सिलिक का, ऐसे। या फिर कंप्लीट करने आएगा सिंपल सा CH3COOH एसिटिक एसिड और यहाँ अल्कोहल इथेनॉल H+, तो H और OH H2O बाहर हो जाएगा और CH3COO C2H5 + H2O इथाइल एसीटेट। तो एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे आएगा, एकदम एग्जाम वाला पैटर्न देखो। बेंजोइक एसिड, यहाँ रहेगा मिथेनॉल, साथ में लिखा रहेगा H+। तो अल्कोहल एसिड और यहाँ से प्रोटोनिक एसिड यदि रहा तो तुरंत एस्टर बना देना है। उसके लिए इसका OH हटाओगे, इसका H हटाओगे, COOCH3 मिथाइल बेंजोएट और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैकेनिज्म से क्या क्वेश्चन बनेगा वो ज़रा देखो, बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। कहानी वही होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, बस। ये भी समझ में आएगा कि एस्टरिफिकेशन में एक प्रोटोनिक एसिड का होना अनिवार्य क्यों है, एक प्रोटोनिक एसिड क्यों ज़रूरी है, बिना H+ का एस्टरिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको ज़रा समझेंगे हम लोग। तो देखो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के नेचर को ज़रा समझने का प्रयास करो। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि इसका कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन कम है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। और लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि यह ऑक्सीजन का लोन पेयर के चलते होता है इसमें डिलोकलाइजेशन, तो कार्बन पे ढंग का प्लस आ नहीं पाता है। व्हाट अबाउट अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसके चलते न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक भी कम ही है, लेस न्यूक्लियोफिलिक। अब दोनों कमज़ोर है, इलेक्ट्रोफाइल भी कमज़ोर है, न्यूक्लियोफाइल भी कमज़ोर है, तो डायरेक्ट दोनों का कम्बिनेशन कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों डायरेक्ट आपस में कंबाइन कर जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि दोनों में से किसी एक को इन्हांस करवाना होगा, या तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना होगा या तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने का तरीका है कि H को हटा करके O पे माइनस ले आया जाए, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का तरीका है कि कोई तरह से कार्बन पर प्लस आसानी से जनरेट किया जाए। ठीक, तो जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम लोग नहीं चेंज करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे बढ़ेगा, अब जरा उसको देखो। स्टेप 1 कि जो हम लोग लेते हैं प्रोटोन, मतलब एसिड, उसका प्रोटोन, तो होगा क्या कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर से अटैक करेगा इस H+ पे, और जब अटैक करेगा तो बनेगा RCOH, एक लोन पेयर, अब आ जाएगा प्लस, और यहाँ पहले से है OH। कई बार बता चुके हैं कि ऑक्सीजन को प्लस कभी भी बर्दाश्त नहीं है, तुरंत से या इलेक्ट्रॉन लेगा बगल वाले बॉन्ड का, और ये जाएगा RCOH, यहाँ भी OH, लोन पेयर आ जाएंगे दोनों पे, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा मतलब ओवरऑल यहाँ बना कार्बोकेटायन। यह कार्बोकेटायन अनस्टेबल तो होगा ही, रिएक्शन इंटरमीडिएट सारे अनस्टेबल होते हैं, और इसके अनस्टेबिलिटी को दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका कि कार्बन का प्लस चार्ज गायब भी हो सकता है यदि ऑक्सीजन का लोन पेयर वहाँ जाए, ऐसे रेजोनेंस हो, जैसे यहाँ दिखाए
मतलब इसी चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं, OH देखो पार्शियल डबल बॉन्ड इधर, पार्शियल इधर, पार्शियल प्लस ऑक्सीजन पे, पार्शियल प्लस ऑक्सीजन पे। लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस हो इससे ज़्यादा बेहतर है कि कार्बन पे ही रहे। ऑक्सीजन पे प्लस हो इससे ज़्यादा बेहतर है कि कार्बन पे ही रहे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज ज़्यादा फेवरेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तुलना में। तो हालांकि इन सब में ज़्यादा स्टेबल यही होगा, सारे अनस्टेबल है लेकिन इनमें से भी ज़्यादा स्टेबल दिस वन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज। तो पहला स्टेप में यहाँ होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इन्हांस कर जाएगा क्योंकि बन जाता है कार्बोकेटायन। अब यहाँ लेस इलेक्ट्रोफिलिक लिखे थे, ये हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक ऐसा। अब स्टेप 2 में कि वह जो कार्बोकेटायन जो बना अभी थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसका पहले की तुलना में बढ़ गया क्योंकि कार्बन पे डायरेक्ट प्लस है। तो अब यहाँ से काम करेगा अल्कोहल में ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, तो ये हो जाएगा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल और ये बड़ा तेज़ी से जो है अटैक करेगा ऐसे। और जब अटैक करेगा हर एक स्टेप रिवर्सिबल होता है, इतना याद रख लेना। RCOH हो जाएगा OR-H, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर के साथ आ जाएगा प्लस चार्ज। अब यही यहाँ बन रहा है इंटरमीडिएट जो टेट्राहेड्रल टाइप का है, कार्बन के अगल बगल 4 बॉन्ड बना हुआ है, देख लो ऐसे इस तरह से ROH OR-H प्लस ऐसा। इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब जो यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आया है, ऑक्सीजन पे जो प्लस आया है वो तो प्लस उसको भी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी नहीं बर्दाश्त होगा। और यहाँ से हम लोग करें क्या कि ऑक्सीजन जो है अल्कोहल का उसको मार्क करके चलें ताकि पता चले कि वो है कहाँ ऐसा। तो फाइनली अगला स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप की बात है अब इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफ़र। इस मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटोन एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र होगा। थर्ड स्टेप इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन माने H+ ट्रांसफ़र। देखो ज़रा ध्यान से उसको, R कार्बन OH R- प्लस और यही अल्कोहल वाला मार्क किया हुआ है OH, यहाँ भी OH। तो ये ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए तुरंत से इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तब बगल वाला फिर जो है इसको ले देगा अपने लोन पे, तो जाएगा CR, ये हो गया OR-, ये हो गया अगेन OH2 प्लस और ये OH। वही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ही बन रहा है यहाँ भी। अब फिर से ऑक्सीजन पे प्लस आया, तो यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया था, देखो यहाँ कौन सी जगह पे, हाँ यहीं पे। तो यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आया था तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया। अब ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, काहे लेगा, उसको तो दिया ही था। तो अभी फाइनली क्या करेगा कि यहाँ से अल्कोहल के ऑक्सीजन को मार्क करो, इस कार्बन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा। तब तक कार्बन का जो 4 को बॉन्ड देख रहे हो गड़बड़ाएगा, तो गड़बड़ ना हो इसीलिए ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को देगा। अगला स्टेप में ही होगा, तो बनेगा यहाँ से COOR-, ये तो बाहरी हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर एक प्लस, और यहाँ से बाहर निकल गया H2O, ये पूरा H2O बन के बाहर होगा। अब फिर से ऑक्सीजन पे प्लस है तो अब इसको दिक्कत नहीं है, अभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से डीप्रोटोनेट होगा।
और फाइनली बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एस्टर RC≡OOR'। तो देखो ये मार्क किया हुआ ऑक्सीजन तो बचा रह गया ऐसा। तो मार्क किया हुआ ऑक्सीजन जो लेकर के चल रहे थे हम लोग अल्कोहल का, वह ऑक्सीजन लास्ट तक बचा रह गया। इसका मतलब कि अल्कोहल से केवल H निकला, बाकी OH निकला किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तब जाकर के फॉर्मेशन हुआ एस्टर का। तो यही है इस एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। ओवरऑल हुआ क्या, वर्बली एक बार बताते हैं इसको। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन हुआ, इसीलिए ताकि उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़े, क्योंकि वह एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल भी वीक है। जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सीजन का लोन पेयर से कार्बन पे प्लस चार्ज बड़ा तेज़ी से जो है जनरेट हुआ और वह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम किया। अब उस पर जाकर के अल्कोहल जो कि न्यूक्लियोफाइल था अटैक किया। अटैक करने के बाद बीच में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, नोटिसेबल पॉइंट है सब। फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, फिर से इंटरमीडिएट ही बना, वहाँ से फाइनली डिहाइड्रेशन हुआ और लास्ट में जो है डिप्रोटोनेशन होकर के एस्टर तक। अब इसमें से नोटिस करने वाले बात क्या क्या है, ज़रा इसको समझो। पहला नोटिस करने वाला बात समझ गए कि रिएक्शन के दरमियान कार्बोक्सिलिक एसिड का COH बॉन्ड टूटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH बॉन्ड टूटा, दिस वन, और अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटा। पहला नोटिसेबल पॉइंट। दूसरा कि एसिड यदि नहीं लेंगे H+ तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिला करके छोड़ ही दो, कई दिनों तक या हो सकता है कई महीनों तक एस्टर बने ही ना, क्योंकि एस्टर बनने के लिए वहाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को आना होगा। शुरू में दोनों वीक हैं तो अपने आप डायरेक्ट अल्कोहल अटैक नहीं कर देगा इस पर, उसके लिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होना चाहिए उसका, तब क्या कि अल्कोहल खुद वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो H+ का होना ज़रूरी इसलिए है ताकि वह इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाए। किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाए, यानी तो डायरेक्ट अल्कोहल कभी नहीं अटैक करेगा उस पर। अगला नोटिसेबल पॉइंट इससे क्या हुआ, रेट कि कई तरह के अल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कई तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, मोनो, डाई। अब मोनो में भी है तो कार्बन के साथ वैरी करता है। तो इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, सबसे बड़ा बात। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो। रेट को एक या जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है इसके स्टेबिलिटी से भी समझ सकते हो, दूसरा जो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उससे भी समझ सकते हो। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो बन रहा है, अभी हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राइगोनल प्लानर टाइप का सिस्टम है, एंगल 120 के आसपास होता है, नहीं उसके आसपास होता है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा और एंगल कहीं ना कहीं 109 डिग्री के आसपास हो जाएगा। अभी एंगल घट रहा है, मतलब ग्रुप्स नज़दीक आ रहे हैं, और ग्रुप्स नज़दीक आ रहे हैं, मान लो कि यहाँ बड़ा बड़ा ग्रुप रहे ऐसे, तो इन लार्ज ग्रुप्स के बीच रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस आने से वह टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कम स्टेबल हो जाएगा, और कम स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन में बाधा तो उत्पन्न करेगा, परेशानी तो होगा ही ऐसे रिएक्शंस को करवाने के लिए। और साथ ही साथ कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बड़ा ग्रुप है तो बड़ा ग्रुप आएगा तो इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और भी कम कर देगा। एक तो कोई तरह से प्लस आया है प्रोटॉन जुड़ने से, और ऊपर से फिर तुम यहाँ बड़ा ग्रुप लगाओगे जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो, तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम हो जाएगा, तो फिर से अल्कोहल इस पर नहीं अटैक करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा ना हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा ना हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा हो, ये दोनों तभी होगा जब यहाँ स्मॉल ग्रुप्स होंगे। यहाँ भी स्मॉल ग्रुप्स होंगे, तो स्मॉल ग्रुप होने से स्टेरिफिकेशन का रेट जो है अच्छा होता है। और ई कब होगा? जब यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स आएंगे, मतलब कि इस हिसाब से अब जो रिएक्टिविटी होगा स्टेरिफिकेशन में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ ऐसा होगा, सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड,
इससे ज़्यादा एसिटिक एसिड, इससे ज़्यादा प्रोपेनोइक एसिड, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा वो घटते जाएगा। इसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे करके। स्मॉलर एसिड जो है लोअर मेंबर वे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एस्टरीफिकेशन में। सेम कहानी अल्कोहल में होगा कि अल्कोहल में भी मिथेनॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एस्टरीफिकेशन में। इससे कम 1 डिग्री, इससे कम 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव होगा कौन, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस रेट को भी जरूर याद रखना, सीक्वेंस को एग्जाम में आता है 3-4 दिए रहेंगे, डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में रेट क्या है इनका, किसका एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है तेज़ी से होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, और यही बात को मैकेनिज्म से समझना था, इसलिए बगैर मैकेनिज्म के जो है आगे बढ़ना सही नहीं था। इस रिएक्शन को छोड़ करके तो हमने मैकेनिज्म को देखा और समझा, इससे जो बात समझा जा सकता था। तो एस्टरीफिकेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसके बाद के जो कुछ रिएक्शंस है उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।